हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू माय चैनल। आज हम पार्ट 3 में पढ़ेंगे ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन। ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन का मतलब जैसा कि हम जानते हैं कि किसान जब खेत में पानी देता है तो उसे हम इरिगेशन कहते हैं, इसे हम हिंदी में सिंचाई कहते हैं। तो ये जो सिंचाई का काम है, पहले जो हमारे पूर्वज, हमारे जो पहले के जो किसान जिन तरीक़ों को यूज़ करते हुए आ रहे हैं, इन्हें हम कहते हैं ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन। The water available in wells, lakes and canals is lifted up by different methods in different regions for taking it to the fields। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरीक़ों को इस्तेमाल करके कुओं से, झीलों से, नालों से पानी को लिफ्ट करके खेत तक पहुंचाया जाता है। अब जैसा क्षेत्र है जहाँ पे कुआं है वहाँ पे कुआं से लिफ्ट करके पहुंचाया जाता है, जहाँ पे झील है, जहाँ पे नालों की सुविधा है वहाँ पे नालों से पानी को लिफ्ट करके खेत तक पहुँचाया जाता है। कैटल और ह्यूमन लेबर इज़ यूज्ड इन दीज मेथड्स। मवेशी या फिर इंसान खुद भी काम करता है इन मेथड्स में। सो दीज मेथड्स आर चीपर बट लेस एफिशिएंट। ये तरीके सस्ता है, उतना खर्चीला तो नहीं है, लेकिन उतना असरदार भी नहीं है जितना किसान का पूरा ज़रूरत पूरा नहीं कर पाता है, इसलिए ये लेस एफिशिएंट है। द वेरियस ट्रेडिशनल वेज आर, ये अलग अलग ट्रेडिशनल वेज है। मोट सिस्टम, मोट इन ब्रैकेट पुली सिस्टम यहाँ पे है, ये है मोट सिस्टम। ये मोट सिस्टम। उसके बाद चेन पंप, ये है चेन पंप। उसके बाद है धेकली उथला कुआं में इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये सिंपल मशीन, सिंपल लीवर सिस्टम पे काम करता है। उसके बाद है रहट, लीवर सिस्टम, ये है रहट लीवर सिस्टम। इनके बारे में उतना डिटेल तो इस बुक में नहीं लिखा है, लेकिन मैं इसके बारे में डिटेल, जो ट्रेडिशनल वे ऑफ इरिगेशन है, मैं डिटेल में इसके ऊपर अलग से मैं वीडियो बना करके डाल दूंगा। पंप्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर लिफ्टिंग वाटर। अब आज के समय में ये जो ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन है, चूँकि ये लेस एफिशिएंट है, इसलिए इनके जगह पे पंप्स का इस्तेमाल किया जाता है पानी को लिफ्ट करने के लिए। डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी इज यूज्ड टू रन दीज पंप्स। इन पंप्स को चलाने के लिए ईंधन के रूप में बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी और सोलर एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है। मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन, सिंचाई के आधुनिक तरीके, मतलब आज के समय में हम जिन तरीकों का इस्तेमाल करते हैं उनके बारे में यहाँ डिस्कशन है। मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू यूज़ वाटर इकोनॉमिकली। ये जो आधुनिक तरीके हैं सिंचाई के, ये आधुनिक तरीके हमें पानी को इस तरीके से इस्तेमाल करने में मदद करता है जिससे कि पानी की बर्बादी नहीं होती है। किसान को सिंचाई में पानी का जितना इस्तेमाल करना है उतना ही इस्तेमाल में आता है और बाकी पानी बर्बाद नहीं होता है। इसलिए यहाँ पे ये कहा जा रहा है, मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू यूज़ वाटर इकोनॉमिकली। द मेन मेथड्स यूज्ड आर एज फॉलोज। जो मेन मेथड्स हैं उनके बारे में नीचे चर्चा है। यह है स्प्रिंकलर सिस्टम। दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल। ये जो सिस्टम है वहाँ पे कारगर है जहाँ पे ज़मीन एक समान नहीं है और जहाँ पे पानी की उपलब्धता भी कम है, जहाँ पे पानी कम मात्रा में उपलब्ध है और जहाँ का ज़मीन एक समान नहीं है, समतल नहीं है।
The perpendicular pipes having rotating nozzles on top are joined to the main pipeline at regular intervals. When water is allowed to flow through the main pipe under pressure, with the help of a pump, it escapes from the rotating nozzles. It gets sprinkled on the crop as if it is raining. A sprinkler is very useful for lawns, coffee plantation and several other crops. यहाँ पे देखिए ये स्प्रिंकलर सिस्टम यूज़ हुआ है। ये परपेंडिकुलर पाइप्स है और इसके ऊपर में ये है रोटेटिंग नोजल्स लगा हुआ रहता है। ये परपेंडिकुलर पाइप्स ये मेन पाइप से कनेक्टेड है। ये मेन पाइप है और ये मेन पाइप पंप से कनेक्टेड है। जब पंप से पानी आता है तो झटके से क्या होता है, इस नोज़ल से पानी इस तरीके से बाहर निकलता है जैसे कि बारिश हो रहा है। इस तरीके में पानी की बर्बादी नहीं होती है और ये तरीके उन जगहों पे काम में आता है जहाँ पे ज़मीन एक समान नहीं है, जैसे कॉफ़ी के उत्पादन में या फिर लॉन्स में इस सिस्टम को यूज़ किया जाता है, या फिर अन्य फसल में के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। ड्रिप सिस्टम, ये है ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम, in this system the water falls drop by drop directly near the roots. इस सिस्टम में क्या होता है कि ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी एकदम जड़ के पास गिरता है। सो इट इज़ कॉल्ड ड्रिप सिस्टम, इसलिए इसको ड्रिप सिस्टम कहते हैं। इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स, गार्डन्स एंड ट्रीज। ये सिस्टम, ये टेक्निक फल के पौधों में, गार्डन्स में या फिर पेड़ों में देने के काम में कारगर है। वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट ऑल, इसमें पानी बिल्कुल बर्बाद नहीं होता है। इट इज़ अ बून इन रीजन्स वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ पुअर। ये उन जगहों पे ये इस ड्रिप सिस्टम वरदान की तरह है जहाँ पे पानी बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है। ये है ड्रिप सिस्टम। ये पंप से पानी आता है, यहाँ से जाता है और फिर ये रूट्स में ये सीधा पानी बूंद बूंद चला जाता है। अब उसके बाद है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। वीड्स को हम हिंदी में खरपतवार कहते हैं। तो फसल को इन खरपतवार से कैसे बचाया जाए उसके बारे में हम पढ़ेंगे। बूजो एंड पहेली वेंट टू ए नियर बाई wheat field and saw that there were some other plants in the field growing along with wheat plants. बूजो और पहेली अपने पास के खेत में जाते हैं, गेहूँ के खेत में जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि गेहूँ के पौधों के साथ कुछ दूसरे पौधे भी उग के बाहर निकल आए हैं। Have these other plants been planted purposely? क्या ये जो दूसरे पौधे हैं इन्हें जानबूझ करके इनको बोया गया है? In a field, many other undesirable plants may grow naturally along with the crop. These undesirable plants are called weeds. खेत में बहुत सारे ऐसे पौधे जो मेन क्रॉप है, जो मुख्य फसल है, उस फसल के साथ वो उग के आ जाते हैं
और वो पौधे किसी काम के नहीं होते हैं, इसलिए उन्हें हम वीड्स कहते हैं। उन्हें हम वीड्स कहते हैं, खरपतवार। द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। और इन वीड्स को हटाने की जो प्रक्रिया है उसे हम वीडिंग कहते हैं। खरपतवार को हटाने की प्रक्रिया को हम वीडिंग कहते हैं। वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड्स compete with the crop plants for water, nutrients, space and light। इन खरपतवार को हटाना ज़रूरी है। जो क्रॉप प्लांट है, जो मेन मुख्य फसल है, उससे इन खरपतवार को हटाना ज़रूरी है, वीड्स को हटाना, अलग करना ज़रूरी है, क्योंकि ये उनके साथ पानी में, दूसरे पोषक तत्वों में, स्पेस में और लाइट में ये compete करते हैं। Thus they affect the growth of the crop। अब इससे क्या होता है कि जो मुख्य फसल है, जो मेन फसल है, उसके ग्रोथ में प्रॉब्लम आता है, उसका ग्रोथ पे अफेक्ट आता है, असर होता है। Some weeds interfere even in harvesting and may be poisonous for animals and human beings। कुछ ऐसे खरपतवार होते हैं जो कि हार्वेस्टिंग के टाइम में, जब हम फसल की कटाई करते हैं तो उस समय उसमें ये इंटरफेयर करते हैं, और ये पॉइजनस हो सकते हैं जानवरों के लिए, और ह्यूमन बींग्स के लिए ये जहरीले हो सकते हैं। Farmers adopt many ways to remove weeds and control their growth. Tiling before sowing of crops helps in uprooting and killing of weeds, which may then dry up and get mixed with the soil. Farmers इन खरपतवार को हटाने के लिए, इनके ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए बहुत से तरीके इस्तेमाल करते हैं। बोने से पहले वो खेत को कोड़ देते हैं, खेत की मिट्टी को पलट देते हैं। उससे क्या होता है कि जड़ से वीड्स उखड़ जाते हैं और फिर वो वहीं पे दब जाते हैं और मिट्टी में दब के सूख जाते हैं और फिर वो मिट्टी के साथ मिल जाते हैं। द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड्स इज़ बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड्स। सबसे बढ़िया समय होता है खरपतवार को हटाने का जब उनके अंदर में फूल और बीज आते हैं। द मैनुअल रिमूवल इंक्लूड्स फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स बाय अपरूटिंग और कटिंग देम क्लोज टू द ग्राउंड फ्रॉम टाइम टू टाइम। मैनुअल रिमूवल मतलब इंसान अपने हाथ से उसको हटाता है, उसको सीधा जड़ से उखाड़ देता है या फिर उसको ज़मीन के पास से काट देता है। समय समय पे ऐसा करते हैं, उखाड़ते रहते हैं या फिर उसको काटते रहते हैं। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ खुरपी, और ये खुरपी की मदद से ऐसा किया जाता है। अ सीड ड्रिल इज़ ऑल्सो यूज टू अपरूट वीड्स। वीड्स को हटाने के लिए सीड ड्रिल का भी उपयोग किया जाता है। Weeds are also controlled by using certain chemicals called weedicides like 2,4-D। Weeds को कुछ weedicides का इस्तेमाल करके भी ख़त्म किया जाता है। weedicides मतलब weeds को मारने वाली दवाई को हम weedicides कहते हैं। These are sprayed in the fields to kill the weeds. They do not damage the crops। अब इनको छिड़काव किया जाता है, वीडीसाइड्स का छिड़काव किया जाता है ताकि जो खरपतवार हैं वो खेत में मर जाएं। ये वीडीसाइड्स जो मेन क्रॉप है उसको डैमेज नहीं करते हैं। The weedicides are diluted with water to the extent required and sprayed in the fields with a sprayer। वीडीसाइड्स को क्या किया जाता है कि ज़रूरत के हिसाब से पानी में घोल दिया जाता है और उसके बाद उसको
खेत में स्प्रेयर के मदद से उसको छिड़क दिया जाता है। यहाँ पे है ये वीडीसाइड, ये दवा का छिड़काव कर रहा है। डू वीडीसाइड्स हैव एनी इफेक्ट ऑन द पर्सन हैंडलिंग द वीडीसाइड स्प्रेयर? क्या ये जो वीडीसाइड्स हैं, कीड़े मारने की जो दवाई है, ये सॉरी कीड़े नहीं, ये खरपतवार मारने की जो दवाई है, जो स्प्रे करता है, जो 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 इस दवा का छिड़काव कर रहा होता है, क्या उसके हेल्थ पे इसका कोई बुरा असर होता है? As already mentioned, the weedicides are sprayed during the vegetative growth of weeds before flowering and seed formation. मतलब कि जैसा कि बताया गया कि वीडीसाइड्स दवाई का छिड़काव तब किया जाता है जब खरपतवार एकदम शुरुआती स्टेज में है, जब उनके अंदर में बीज नहीं आया है, उनके अंदर में फ्लावर नहीं आया है, तभी छिड़काव किया जाता है। स्प्रेइंग ऑफ वीडीसाइड्स में अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर्स। ये जो वीडीसाइड्स हैं, इनका जो स्प्रेयर है, जो स्प्रे करता है, उनके हेल्थ पे असर, इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। सो दे शुड यूज़ दीज केमिकल्स वेरी केयरफुली। इसलिए जो स्प्रेयर हैं, जो स्प्रे करने वाले हैं, जो किसान इनको छिड़काव करने वाले, जो छिड़काव करते हैं, उनको इन केमिकल्स को काफ़ी सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए। दे शुड कवर देयर नोज़ एंड माउथ विथ ए पीस ऑफ क्लॉथ ड्यूरिंग स्प्रेइंग ऑफ दीज केमिकल्स। किसान को क्या करना चाहिए कि अपना मुंह ढक लेना चाहिए इन केमिकल्स का छिड़काव करते समय, इन दवाओं का छिड़काव करते समय मुंह पे कुछ बांध लेना चाहिए। हार्वेस्टिंग, हिंदी में हार्वेस्टिंग को हम कटाई कहते हैं। हार्वेस्टिंग ऑफ ए क्रॉप इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क, ये एक महत्वपूर्ण टास्क है। ये किसान के लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम है, क्योंकि जो उसने मेहनत किया है, जो उसने बोया है, अब वो उसे काटेगा। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। तो जब फसल पक जाता है तो क्या करते हैं, उसकी कटाई की जाती है। जब ये मैच्योर हो जाते हैं तब उसकी कटाई की जाती है। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड। कटाई में या तो सीधा फसल को उखाड़ दिया जाता है ज़मीन से, या फिर उसको ज़मीन के पास से उसको काट दिया जाता है। इट यूजुअली टेक्स 3 to 4 months फॉर ए सीरियल क्रॉप टू मैच्योर। लगभग 3 से 4 महीने लगते हैं किसी अनाज के फसल को पकने में। हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज़ आइदर डन मैनुअली बाय सिकल और बाय अ मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर। हमारे देश में ये जो कटाई का काम है, या तो सिकल से किया जाता है, दराती कहते हैं इसको, ये है दराती, या फिर हंसुआ कहते हैं, हंसुआ का इस्तेमाल किया जाता है, या फिर हार्वेस्टर का इस्तेमाल किया जाता है। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द शेफ। जिन फसल की कटाई हो गई है उनमें से दानों को या फिर बीजों को भूसा से अलग किया जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेशिंग। इस प्रक्रिया को थ्रेशिंग कहा जाता है। दिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ ए मशीन कॉल्ड कंबाइन विच इज़ इन फैक्ट ए हार्वेस्टर एज वेल एज थ्रेशर। ये जो थ्रेशिंग का काम है वो एक मशीन जिसे हम कंबाइन कहते हैं उससे किया जाता है। ये जो कंबाइन है इसमें हार्वेस्टिंग का भी काम होता है और थ्रेशिंग का भी काम होता है, इसलिए इसको कंबाइन कहा जाता है।
After harvesting, sometimes stubs are left in the field which are burnt by farmers. कटाई के बाद जो छोटे छोटे टहनी होते हैं, छोटे छोटे स्टेम्स जो होते हैं, वो खेत में छूट जाते हैं। जो फसल होता है, फसल का जो नीचे का जो छोटा छोटा स्टेम्स होता है वो खेत में छूट जाता है, जिसको हम पराली कहते हैं। पहेली इज वरीड, शी नोज दैट इट कॉजेज पोल्यूशन। पहेली सोच रही है कि किसान तो उन्हें जला देते हैं और उनको जलाने से प्रदूषण होता है। इट में ऑल्सो कैच फायर एंड डैमेज द क्रॉप्स लाइंग इन द फील्ड्स। इनसे आग भी लग सकता है और ये जो बाकी जो दूसरे फसल हैं उनको भी, जो कि मैदान में पड़े हुए हैं, उनको भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। फार्मर्स विथ स्मॉल होल्डिंग्स ऑफ लैंड डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड शेफ बाय विनोइंग। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस इन क्लास 6। जो छोटे छोटे खेत वाले किसान हैं वो क्या करते हैं, वो धान को भूसा से विनोइंग के जरिए अलग करते हैं। विनोइंग के बारे में आप पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में। हार्वेस्ट फेस्टिवल्स, कटाई पर्व। आफ्टर 3 or 4 months of hard work देयर कम्स द डे ऑफ द हार्वेस्ट। 3 से 4 महीनों की कड़ी मेहनत के बाद कटाई का महीना आता है, कटाई का दिन आता है। द साइट ऑफ गोल्डन फील्ड्स ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप लैडन विथ ग्रेन फिल्स द हार्ट्स ऑफ फार्मर्स विथ जॉय एंड ए सेंस ऑफ वेलबिंग। अब इस समय, कटाई के समय, किसान अपने आप को पूरा भरा पूरा महसूस करता है, काफ़ी खुश होता है, क्योंकि वो खेत में जब ये लहलहाता हुआ एकदम खड़ा उसका क्रॉप अनाज के दानों से भरा हुआ जब लहराता है तो उसको देख करके वो काफ़ी खुश होता है। द एफर्ट्स ऑफ द पास्ट सीजन हैव बोर्न फ्रूट एंड इट इज़ टाइम टू रिलैक्स एंड एंजॉय अ लिटिल। जो पिछले सीज़न का जो मेहनत है वो अब इस समय उसका फल खाने का, उसका फल लेने का समय आ चुका है और अब थोड़ा आराम करने का समय है। द पीरियड ऑफ हार्वेस्ट इज दस ऑफ ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया। पूरे देश में, हमारे भारत में, पूरे देश में ये जो कटाई का जो समय है ये काफ़ी खुशी से मनाते हैं। Men and women celebrate it with great enthusiasm। काफ़ी हर्षोल्लास के साथ औरत मर्द इस सीज़न को, इस कटाई के सीज़न को सेलिब्रेट करते हैं। स्पेशल फेस्टिवल्स एसोसिएटेड विद द हार्वेस्ट सीजन आर पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नबन्या एंड बिहू। ये सभी कुछ पर्व हैं जो कि कटाई के सीज़न से जुड़े हुए हैं, जैसे पोंगल है, बैसाखी है, होली है, दिवाली है, नबन्या है, बिहू है। अब स्टोरेज, कटाई करने के बाद फसल को ठीक तरीके से स्टोर किया जाता है। अगर ठीक से स्टोर नहीं किया जाएगा तो किसान का मेहनत काफ़ी बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि फसल जो कटाई किया हुआ जो फसल है वो खराब हो जाएगा। स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क। स्टोरेज को हिंदी में हम भंडारण भी कहते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टास्क है, ये महत्वपूर्ण काम है किसान के लिए, जो उसने कटाई किया है उसका भंडारण करना। इफ़ द हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर टू बी केप्ट फॉर लॉन्गर टाइम दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, इंसेक्ट्स, रैट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो कटाई किया हुआ जो फसल है, जो अनाज है, उनको अगर लंबे समय तक रखना है तो उनको कुछ चीज़ों से बचा के रखना है, जैसे कि नमी, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, चूहे और भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जिनसे कि उन्हें बचा के रखना है, अगर लंबे समय तक किसान अगर अनाज को बचा के रखना चाहता है तो। हार्वेस्टेड ग्रेन्स हैव मोर मॉइस्चर
जिस अनाज की कटाई कर ली गई है उसमें नमी ज़्यादा होता है. इफ़ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग दे मे गेट स्पॉइल्ड और अटैक्ड बाई ऑर्गेनिजम्स मेकिंग देम अनफिट फॉर यूज़ और फॉर जर्मिनेशन. अगर जो ताज़ा कटाई किया हुआ फसल उसको ताज़ा कटाई किए हुए जो अनाज हैं, जो बीज हैं, अगर हम उनको सुखा करके स्टोर नहीं करते हैं तो उनका ख़राब होने का संभावना ज़्यादा है. उनके ऊपर जो दूसरे जीव हैं वो उनके ऊपर हमला कर सकते हैं, वो उनको ख़राब कर सकते हैं और उनको अनफिट बना सकते हैं जर्मिनेशन के लिए. Hence, before storing them, the grains are properly dried in the sun to reduce the moisture in them. इसलिए उनका भंडारण करने से पहले उनको अच्छे तरीके से धूप में सुखा लिया जाता है. This prevents the attack by insect pests, bacteria and fungi. इंसेक्ट पेस्ट्स हम कीट को कहते हैं. कीट छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो पौधों को नाश कर देते हैं. तो इससे क्या होता है कि धूप में अगर हम पहले से नमी को सुखा देते हैं तो जो अनाज है वो इंसेक्ट पेस्ट से, बैक्टीरिया से, फंगी से बच जाते हैं. I saw my mother putting some dried neem leaves in an iron drum containing wheat. I wonder why. मैंने देखा कि माँ ने कुछ सूखे नीम के पत्ते, ये जो आयरन ड्रम है ये लोहे का बना हुआ ड्रम होता है जिसको हम लोग अनाज को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. उसमें गेहूँ भी रखते हैं हम लोग, चावल भी रखते हैं, तो इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं. हिंदी में इसको हम लोग बाल्टा कहते हैं. तो पहेली ने अपनी माँ को देखा कि उसमें कुछ सूखे नीम के पत्ते उस आयरन ड्रम में जिसके के अंदर गेहूँ रखा हुआ था, उसने अपनी माँ को रखते हुए देखा और वो सोच में पड़ गई कि आखिर माँ ने ऐसा क्यों किया. फार्मर्स स्टोर ग्रेन्स इन जूट बैग्स और मेटालिक बीन्स. किसान अनाज को कहाँ स्टोर करता है? तो जूट बैग्स, जिसको हम हिंदी में बोरा कहते हैं, जूट का बोरा, या फिर मेटल का बना हुआ बर्तन होता है, मेटल के बड़े बने हुए वेसल्स होते हैं, उसमें उसको स्टोर करते हैं. हाउएवर लार्ज स्केल स्टोरेज of grains is done in silos and granaries to protect them from pests like rats and insects. ये है साइलोस, यहाँ पे ये है साइलोस. तो जब ज़्यादा मात्रा में अन्न को स्टोर करना होता है तो हम लोग साइलोस को या फिर ग्रेनरीज को यूज़ करते हैं. यह है ग्रेनरी. एक साथ थाक पे थाक लगा करके जूट बैग्स में यहाँ पे अनाज रखा हुआ है, यह है ग्रेनरीज. तो जब अनाज की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है तो साइलोस और ग्रेनरीज का उपयोग किया जाता है अनाज को स्टोर करने के लिए, उनको चूहों से और छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों से, कीट से बचाने के लिए. ड्राइड नीम लीव्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम. सूखे नीम के पत्तों का इस्तेमाल किया जाता है जब हम घर पे अनाज को इकट्ठा कर रहे होते हैं, जब घर पे हम अनाज का भंडारण कर रहे होते हैं तो वहाँ पे सूखे नीम के पत्तों का इस्तेमाल किया जाता है. फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ ग्रेन्स इन बिग गोडाउन्स स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. लेकिन जब बड़ी मात्रा में गोडाउन्स में अनाज को स्टोर किया जा रहा होता है तो वहाँ पे कुछ खास तरह का केमिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है ताकि पेस्ट से, कीटों से और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अनाज को बचाया जा सके. अब यहाँ पे है फूड फ्रॉम एनिमल्स. मेक द फॉलोइंग टेबल इन योर नोटबुक एंड कंप्लीट इट. ये है फूड
और ये सोर्सेस, तो आप ऐसा टेबल बनाइए जानवरों से प्राप्त होने वाले कुछ खाना का। अब इसके आगे आप लिख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, मीट कहाँ से प्राप्त होता है, चिकन कहाँ से प्राप्त होता है, तो जानवर से फ़िश कहाँ से प्राप्त होता है, तो ये सभी चीज़ें आप लिख सकते हैं। इसका टेबल बनाना है। आफ्टर completing this table you must have seen that like plants animals also provide us with different kinds of food। अब इस टेबल को बनाने के बाद आप समझ गए होंगे कि जिस तरह से पौधे हमें भोजन प्रदान करते हैं, उसी तरह से जानवर भी हमें भोजन प्रदान करते हैं। अलग अलग प्रकार के भोजन जानवर भी हमें प्रदान करते हैं। Many people living in the coastal areas consume fish as a major part of their diet। बहुत सारे लोग जो समुद्र के किनारे रहते हैं, कोस्टल एरियाज़ में, उनका मुख्य भोजन मछली होता है। मुख्य भोजन में मछली एक बड़ा पार्ट होता है। In the previous classes you have learnt about the food that we obtain from plants। पिछले क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं फूड प्लांट से कैसे मिलता है और कौन कौन सा फूड प्लांट से मिलता है, उसके बारे में आप पढ़ चुके हैं। We have just seen that the process of crop production involves a number of steps like selection of seeds, sowing, etc. Similarly, animals reared at home or in farms have to be provided with proper food, shelter and care. When this is done on a large scale, it is called animal husbandry। अभी तक आप पढ़ चुके हैं जैसा कि जो क्रॉप प्रोडक्शन फसल के उत्पादन की जो प्रक्रिया है, उसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। अच्छे बीजों का चुनना, उनका बोना। ठीक उसी तरह से जानवरों को हम घर में पालते हैं या फिर फार्म्स में पालते हैं, और उनको घर में पालने के लिए, फार्म्स में पालने के लिए उनको अच्छे तरीके से उनको भोजन देना होता है, उनको आवास देना होता है और उनका केयर करना पड़ता है। और जब हम ये बड़े लार्ज स्केल में कर रहे होते हैं, बड़े पैमाने पे जब हम ये कर रहे होते हैं, जानवरों का पालन कर रहे होते हैं, तो हम इसे एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। फिश इज़ गुड फॉर हेल्थ। वी गेट कॉड लिवर ऑयल फ्रॉम फिश विच इज़ रिच इन विटामिन डी। मछली हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है क्योंकि मछली से हमें कॉड लिवर ऑयल मिलता है जो कि विटामिन डी में रिच होता है। थैंक्स फॉर लिसनिंग। कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।